हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम यहां पर रिवीजन कर रहे हैं इस चैप्टर का क्योंकि चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। रिवीजन में अभी तक हमने ये समझा है चैप्टर का इंट्रोडक्शन, चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ा है चैप्टर में आपने। तो हमने क्या था, हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, यानी कि संरक्षण के बारे में। हमें क्या करना है, पेड़ पौधे जो हैं या जीव जंतु जो हैं उनका बचाव करना है, उनको संरक्षित रखना है या उन्हें सुरक्षित रखना है। ठीक है। अब हमने कहा कि क्या रीज़न है कि हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हमें कंजर्वेशन से बचाना है। तो कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण करने की नौबत क्यों आई है, तो इसी के बेसिस पे हमारे टॉपिक यहाँ पे चल रहे हैं। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको यही बताया है सिंपली कि हमारे चारों ओर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, और वो सभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उनका अस्तित्व जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर इन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में से कोई भी जीव जंतु यहाँ पर समाप्त होते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो मनुष्य जाति पे पड़ता है, ह्यूमन जो यहाँ पर है उन पे पड़ेगा। ठीक है। आपने कहा कि सबसे पहला यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई जो होती है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वनों की कटाई के क्या कारण हमारे पास आते हैं। वनों की कटाई हम समझते हैं, बहुत बड़े भूभाग में जब पेड़ों को काटा जाता है तो उसको हम वनों की कटाई कहते हैं। वनों की कटाई के जो रीज़न है उसमें हमने जब क्लासिफाई किया था तो दो रीज़न हमारे पास आते हैं। एक तो आते हैं मैनमेड जो रीज़न होते हैं, और दूसरे जो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल डिजास्टर या प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं। मैनमेड रीज़न में हमारे पास अलग अलग रीज़न आते हैं जिसमें हमने कहा कि हम अपने जो भी हमारे यूज़ है या जो हमारे पर्पज़ है उसके लिए हम यहाँ पर पेड़ों को काटते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे पर्पज़ है हमारे पास जिससे हम वनों की कटाई करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम लकड़ी काटते हैं या पेड़ों को काटते हैं। हमने कहा यहाँ पर हम बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि फर्नीचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे घर बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं, उसके लिए हम लकड़ी को काटते हैं। हम यहाँ पर जो पेपर होते हैं, जो आपकी नोटबुक और बुक होती है, उसके जो पेपर जो कागज़ बनता है वो लकड़ी से बनता है। आपने कहा यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, यानी कि खेतों को बनाने के लिए हम वनों की कटाई करते हैं। और हमने कहा जो भी आपके कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम होते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, डैम बन रहे हैं, इन सब के लिए भी हमें जंगलों की कटाई करनी होती है। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर में आपने कहा फॉरेस्ट फायर, यानी कि आग लगना और सूखा पड़ना है। नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, वो फ्रीक्वेंटली नहीं होती हैं, बहुत रेयर होती हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो नेचुरल डिजास्टर होने का रीज़न भी मैन मेड एक्टिविटीज़ ही होती हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी रेनी सीजन में बहुत जगह आपने देखा होगा कि बहुत बाढ़ आई है यहाँ पर, काफ़ी सारा नुकसान यहाँ पे होता है। ठीक है। अब चाहे बाढ़ आना हो, ठीक है, या आपने कहा कहीं आग लगना हो या सूखा पड़ना हो, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो हो मैनमेड एक्टिविटीज़ ही रीज़न होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, देखेंगे। आपने अभी रेनी सीजन में जो डिजास्टर होते हैं तो आपने उसके रीजन अगर देखे होंगे तो आपको समझाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे रीजन भी बताए जाते हैं। जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा कि क्या रीजन है, ऐसा क्यों है कि ये आपदाएं आ रही हैं, हर साल आती हैं, अलग अलग जगह पे आती हैं। ठीक है। इस साल भी हमने देखा था कि उत्तरकाशी में आपदा आई थी, उसका भी रीजन क्या है। तो ऐसे आपको रीजन बताए जाते हैं। और आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी हम यहाँ पे क्रियाएं करते हैं, चाहे वो डैम बनाना हो, उसके लिए आपने कहा कि क्या है यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जो जंगल है वो पूरा डूब रहा है। चाहे रोड बनाना हो तो जंगलों की कटाई हो रही है। ये बहुत सारे ऐसे अलग अलग रीज़न हमारे पास आते हैं। तो आपने कहा डिफॉरेस्टेशन का अगर रीज़न हम देखें तो मेन जो रीज़न है वो क्या है, यहाँ पे मैन मेड एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हम आते हैं, यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। अब हम आते हैं क्या हुआ अगर हमने वनों की कटाई कर दी है तो उसके बाद क्या हुआ। हमने कहा देखो, सबसे पहले समझते हैं, जब हमें प्लांट्स की इम्पोर्टेंस पता होंगी तब हम समझ पाएंगे कि जब यहाँ पे पेड़ों को काटा जाता है या पेड़ कम होते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आपने अगर देखा होगा, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो पेड़ हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
वो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। हम फूड कहाँ से ले रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं, जो भी आपके अनाज है, दालें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो हम क्या किससे लेते हैं? जो हमारी फसल होती है, जो हमारे पेड़ होते हैं, उनसे आप क्या लेते हैं? फ्रूट लेते हैं, जो फल आपके लगते हैं। आप लकड़ी उनसे लेते हैं। आपने कहा उससे पेपर बनता है। आपने कहा मेडिसिनल वैल्यू भी होती है प्लांट की, ठीक है। आप औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, औषधि के रूप में भी आप उसे प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे यूजेस हैं यहाँ पे पेड़ों के। लेकिन अगर हम इम्पोर्टेंट तो जो देखें या प्राइमरी जो यूज देखें, तो आपको ये पता होगा कि जब पेड़ में फोटोसिंथेसिस होती है तो ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जब यहाँ पर ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये कंज्यूम भी करते हैं। तो CO2 को कंज्यूम कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीजन जो है हमारी क्या कहते हैं? इसे प्राणवायु कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। दूसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। तो आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया है, गर्मियों के टाइम पे जब आप जाते हैं तो पेड़ की छाया के नीचे या आसपास बहुत घने पेड़ हैं और आप वहाँ पर रहते हैं, तो आपको वहाँ पे ठंडक मिलती है। वहीं अगर आप कहीं ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर पेड़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप छाया में, कोई घर बना हुआ है और आप छाया में खड़े हैं, देखो दोनों में डिफरेंस देखो। कोई घर है यहाँ पर, या कोई भी ऐसे शेड बना हुआ है ऊपर से, और आप उसके नीचे हैं, लेकिन आसपास पेड़ नहीं है, ना के बराबर पेड़ हैं, आप उस टाइम भी छाया में खड़े होते हैं। और आप किसी ऐसी जगह पे हैं, दूसरी कंडीशन क्या है कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं और आप पेड़ की छांव में खड़े हैं। दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि आप किसी शेड के नीचे हैं या किसी मकान के छांव में हैं और आप किसी पेड़ की छांव में हैं, तो आपको ठंडक कहाँ मिलेगी? तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, हमने कहा कि जब आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे, जहाँ आप किसी शेड में थे, कोई घर है, घर की छांव में थे, और एक आप पेड़ की छांव में थे, तो आपने देखा आपको ज़्यादा ठंडक कहाँ पे मिलती है? जो पेड़ की छांव होती है वहाँ पर आपको ठंडक मिलती है, आपको अच्छा फील होता है, यहाँ पे रिलैक्स फील होता है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने कहा कि वो जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पर पेड़ है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, एक तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में आपको मिल रही होगी, दूसरा आपने कहा वहाँ के आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको प्लांट कंज्यूम कर रहे होंगे और इसीलिए वहाँ पर ठंडक मिलती है। वहीं अगर आप किसी मकान की छांव में हैं तो आपको छांव तो मिलती है, लेकिन आपको गर्मी का एहसास फिर भी होता है, गर्म हवाएं वहाँ पर चलती हैं, तो आप रिलैक्स नहीं फील करते हैं, ठंडक आपको नहीं मिलती है। तो आपने कहा कि ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, हमने कहा जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ती है तो इसकी बढ़ती हुई मात्रा, ठीक है, तो हमने क्या बात की है? जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, जैसे कि जिस एरिया में पेड़ ज्यादा थे, घने थे, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम थी, इसीलिए वहां पर क्या थी? आपको ठंडक ज्यादा मिली, ठीक है, यानी टेम्परेचर वहां पे कम रहेगा। जहां पर पेड़ पौधे नहीं है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, और जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है वहां पर अधिक गर्मी होती है। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। ये जो अधिक गर्मी है यही रीजन बनती है, जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? जो आपने कहा हर साल जो पृथ्वी का तापमान है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारे जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। ऐसे ग्लेशियर जो आज तक हमेशा बर्फ से ढके हुए थे, अब वो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे पिघल रहे हैं। जब वो पिघल रहे हैं तो आपने कहा कि जो उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ऐसे भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो हार्मफुल होंगे, लेकिन वो बर्फ के नीचे हैं, तो क्या है, हम उनसे सेफ हैं। जैसे जैसे ये ग्लेशियर पिघलेंगे वैसे वैसे नए नए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी हमारे सामने यहाँ पर आ सकते हैं। तो आपने कहा कि जो यहाँ पर इनका पिघलना, जो ग्लेशियर है इनका पिघलना, या अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ना है, ये क्या होता है? हमारे लिए हार्मफुल है या चिंताजनक हम कह सकते हैं। तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जो अर्थ है, यहाँ पर अर्थ का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता क्यों है? ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? आपने कहा, हमने क्या बोला था कि जो CO2 है, CO2 का अमाउंट यहाँ पे बढ़ रहा है। इस वाले पॉइंट को पढ़िए। हमने कहा इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा। फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा तो CO2 का रेट यहाँ पर बढ़ेगा। CO2 का रेट बढ़ेगा तो आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड का रेट जब बढ़ता है तो क्या होता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग। तो टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है।
दूसरा हमने कहा जो पेड़ पौधे होते हैं, आपने वाटर साइकिल पढ़ी है, आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी अगर आपको ध्यान है, तो हम क्या बोलते हैं, ये वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। आपने कहा ये पेड़ है, यहाँ पे ये पेड़ हैं, क्लियर है। यहाँ से भी इवेपोरेशन होता है, ये इवेपोरेशन हो रहा है, ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। अब जब यहाँ पे क्लाउड, ठीक है, ये कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन के बाद जब जो बादल है, बादल में क्या होगा, यहाँ पे घर्षण होगा, तो यहाँ पे बारिश आएगी, ठीक है, ये बारिश होने लगती है। ये बारिश फिर यहाँ पे वाटर बॉडीज में चली जाती है, इस पानी का यूज प्लांट करेगा, और ये फिर से ये जो प्रोसेस है ये ऐसे चलती रहती है। तो ये हमारी वाटर साइकिल होती है। अब आपने कहा कि वाटर साइकिल में जो प्लांट्स है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा, या फिर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। आप जो बात करेंगे यहाँ पर किंगडम प्लांटे की, किंगडम प्लांटे क्या होता है, देखो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वर्गीकरण पढ़ते हैं, कभी आपने सोचा है कि कितना डिफिकल्ट है यहाँ पर हर एक पौधे के बारे में पढ़ना, हर एक जीव के बारे में बात करना। आप कॉकरोच के बारे में भी बात कर रहे हैं, आप स्नेल के बारे में भी बात कर रहे हैं, आप फिश के बारे में भी बात कर रहे हैं, आप बर्ड्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, आप ह्यूमन के बारे में भी बात कर रहे हैं, आप एक जो चींटी है, आंट है, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, आप मॉस्किटो के बारे में भी बात कर रहे हैं। इतने ऑर्गेनिज्म हैं कि हमें पता भी नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी हमारे पास सिलेबस में नहीं आया है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे ही बहुत सारे प्लांट हैं। हमने कहा कि आज की डेट में हमें पता है, फीचर्स हमें पता होते हैं, आप नेट पे डालते हैं, सर्च करते हैं, और आपको बहुत सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाती हैं। ये डिटेल आई कहाँ से है, ये डिटेल किसी ने तो स्टडी की होगी। यहाँ पे आप गूगल में जो भी यहाँ पे सर्च करते हैं, जो सर्च इंजन गूगल हो गया या कहीं कोई भी सर्च इंजन है, आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको आंसर्स कैसे मिलते हैं, क्योंकि हमने कहा कि वहाँ पर किसी ने तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे क्या की होगी, डाली होगी, अपलोड की होगी। और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से होती है, जब यहाँ पे स्टडी की गई होगी चीज़ों की। ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हमें हर एक एनिमल और हर एक प्लांट के बारे में कैसे पता है, हमने कहा क्योंकि सबसे पहले किया गया था क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण में होता क्या है, थोड़ा सा अगर हम एक आइडिया लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, जब यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है या वर्गीकरण किया जाता है, तो यहाँ पर एक ग्रुप बनाया जाता है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ अभी, ये चलिए लिख लेते हैं, मोनेरा। इसमें आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो बैक्टीरिया है वो इनमें आप पढ़ते हैं। दूसरा होता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जैसे जो प्रोटोजोन्स होते हैं वहां पर आप उन सभी के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा आता है फंजाई, जो कवक होते हैं, कवक जानते हैं, जो फंगस होती है, जैसे जो मशरूम होते हैं, ठीक है, जैसे जो ब्रेड मोल्ड होता है, जो काई होती है। ईस्ट के बारे में हम बात करते हैं, ईस्ट के बारे में हमने बात की, कब की थी ईस्ट के बारे में बात, जब आप पढ़ रहे थे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फूड, ठीक है, वहाँ पर हमने बैक्टीरिया के बारे में बात की थी जो यहाँ आते हैं। हमने ईस्ट के बारे में बात की थी, यहाँ पर ईस्ट जो है एक फंगस है, मशरूम जिसे आप खाते हैं वो एक फंगस है, जो आपने कहा कि जैसे ब्रेड या रोटी पे जो लग जाते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं यहाँ पे ब्रेड मोल्ड कहते हैं, वो फंजाई में आते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि ये कैसे होते हैं, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन प्लांट नहीं होते हैं, पौधों से अलग होते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, नहीं ग्रीन कलर इनमें नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर आप बात करते हैं प्लांटी के बारे में, प्लांटी, एंड एट लास्ट हम बात करते हैं एनिमेलिया। प्लांटिंग में हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, जितने भी प्लांट्स आपके हैं, और एनिमल में, एनिमेलिया में हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में, जितने भी एनिमल्स हैं आपके, एक्वेटिक एनिमल से लेकर के टेरेस्ट्रियल एनिमल तक, आपके यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर तक, आपके चींटी से लेकर के आपके हाथी तक, जितने भी एनिमल हम सारे एनिमेलिया में पढ़ते हैं। वहीं आप ध्यान देंगे प्लांटिंग में सारे प्लांट्स इनमें आते हैं, जैसे जैसे इनमें एल्गी आती है, एल्गी भी आती है, इनमें एंजियोस्पर्म भी आते हैं, ठीक है।
एल्गी जानते हैं आप, जिनको हम साधारण भाषा में काई कहते हैं। जैसे कोई पानी है और पानी वहाँ पे अटका हुआ है, रुका हुआ पानी है, बहुत टाइम तक जब वो रहता है तो आपको कुछ चिपचिपा पदार्थ वहाँ पे जम जाता है, जिसमें फिसलन भी वो करता है, हम इसे काई कहते हैं, या इसे हम शैवाल कहते हैं, या एल्गी इसे हम कहते हैं। ठीक है। अब अगर आपने देखा होगा जो तालाब होते हैं जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है, वो पूरे के पूरे तालाब जो होते हैं वो एल्गी से भरे हुए होते हैं। ग्रीन कलर के ये होते हैं, रेड कलर के ये होते हैं, ब्राउन कलर के ये होते हैं। नॉर्मली आपने ग्रीन कलर के ज़्यादा देखे होंगे या ब्राउन कलर के देखे होंगे। जो रेड कलर के होते हैं वो डीप, जो आपके सी होती है, जो ओशंस होते हैं वहाँ पर होता है, डेप्थ में होता है। ठीक है। आपकी जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, आपने कहा जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है वो किसकी वजह से होती है? एल्गी की वजह से होती है। ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो आपने का ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो हो रहा है यहाँ पे, या CO2 का कंज्यूम जो ये कर रहे हैं वो यहाँ पर ये करते हैं। सेम वैसे ही आपने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर साइकिल में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो हो रही है। आपने क्या बोला, जो वाटर बॉडीज है, जो जल निकाय हैं, उनमें जो पौधे हैं उनमें भी तो यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है। इवेपोरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, जो यहाँ पर क्या करता है, एक पूरी वाटर साइकिल का फॉर्मेशन करता है। अब हमने बात की है यहाँ पर, कि जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई। अगर प्लांट नहीं है तो आपने कहा कि यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन है वो कम होगा, बहुत कम होगा। ट्रांसपिरेशन बहुत कम होगा तो बारिश भी बहुत कम होगी। ठीक है। बारिश बहुत कम होगी तो हमने कहा कि अब जब बारिश होती है, देखो जब बारिश हुई है तो देखो कोई ये कुछ पानी तो जो जल निकाय है उनमें चला जाता है, कुछ पानी पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं, कुछ पानी आप देखते हैं कि भूमिगत हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। भूमिगत जल पढ़ा है हमने। भूमिगत जल वो होता है जैसे जो हैंडपंप आप चलाते हैं तो उससे जो पानी हमें मिलता है उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। अब हम पानी को क्या करें, निकाल रहे हैं, तो वो जो यहाँ पर भूमिगत जल होता है, तो हमने कहा कि ये जो हम भूमिगत जल निकाल रहे हैं, ठीक है, ये जो ग्राउंड वाटर हम निकाल रहे हैं, ये ग्राउंड वाटर चार्ज भी तो होता होगा। जैसे आप अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, वैसे आपने का जो पानी हम निकाल रहे हैं उस पानी को फिर से वहाँ भरना भी तो ज़रूरी है, वरना अगर हम उसे यूज़ करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भूमिगत जल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आपने कहा यहाँ पे जब पानी आता है, बारिश का जो पानी होता है वही रिफिल हो जाता है, कहाँ, जो अंडरग्राउंड है वहाँ पर। जो भूमिगत जल है, जो कमी आती है भूमिगत जल में, वो फिर से किससे चार्ज हो जाता है, जो बारिश का पानी है उससे यहाँ पे चार्ज हो जाता है। अब आपने कहा कि जब यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, यानी कि प्रॉपर जो बारिश है वो नहीं हो रही है, प्रॉपर बारिश नहीं हो रही है। तो आपने कहा कि जो भूमिगत जल है उसमें कमी आएगी, तो आपने क्या कहा, लोअरिंग द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल में क्या हो गई है, कमी आ गई है। अब इसमें देखो CO2 का अमाउंट ज्यादा हो गया है, O2 का अमाउंट कम हो गया, इससे क्या होगा, डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ नेचर। नेचर के उसमें बैलेंस में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। और यही डिस्टर्बेंस आपने कहा, चाहे ये डिस्टर्बेंस एयर में हो, चाहे ये डिस्टर्बेंस वाटर में हो, या वो साउंड में हो, कोई किसी भी टाइप का जो डिस्टर्बेंस होता है वो पॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने कहा इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ। आपने कहा अगर यहाँ पर एयर में डिस्टर्बेंस हो रहा है तो एयर पॉल्यूशन होगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रही है तो वहां पर भी हम उसे देख सकते हैं कि वहां पर भी वाटर साइकिल क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, अब देखो डिक्रीज इन रेनफॉल, ये तो हमें पता है, तभी तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर में कमी आ रही है, जो भूमिगत जल है तभी तो उसमें कमी आ रही है, क्योंकि जब यहाँ पर जो रेनफॉल है, जो बारिश है, बारिश की दर में कमी आ रही है। अब आपने कहा क्योंकि बारिश कम हो रही है तो इससे क्या होगा, डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है उसमें कमी आएगी। और लास्ट वाला क्या है, इंक्रीज इन द चेंजेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेट सच एज अ ड्राफ्ट एंड फ्लड। आपने कहा अब जो यहाँ पे प्राकृतिक या फिर जो क्लाइमेट है यहाँ पर उसमें चेंज होगा, जैसे सूखे पड़ने की स्थिति, कि बारिश, गर्मियों में बारिश ही नहीं हो रही है, रेनी सीजन में इतनी बारिश हो रही है कि पूरा बाढ़ आ जा रही है, जैसे कि आप अभी भी देख पा रहे हैं। ठीक है। तो ये सारे रीजन होते हैं। आपने कहा क्या क्या परिणाम निकलते हैं डिफॉरेस्टेशन के, आपने कहा पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाएगी हमारे वातावरण में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या देखने को मिलेगी। ग्राउंड वाटर जो है, भूमिगत जल में कमी आएगी। जो यहाँ पर
नेचर है, नेचर में क्या होगा, यहाँ पर डिस्टरबेंस होगा, बारिश में कमी आएगी, जो मिट्टी की उर्वरकता है उसमें कमी आएगी, और जो क्लाइमेट है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि बहुत बाढ़ आना या सूखे पड़ने जैसी स्थिति होगी। कैसे? जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे। चलिए, तो ये रीजन हमारे पास आते हैं किसके? डिफॉरेस्टेशन के। ये हमारे पास इम्पैक्ट आते हैं, रीजन हमारे पास ये आते हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्राफ या डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? जैसे सूखे पड़ने की स्थिति क्या होती है? आपने कहा ड्राफ इज द लैक ऑफ वाटर इन एन एरिया। ड्राफ कैन हैपन ड्यू टू अ लैक ऑफ रेनफॉल। क्या होता है? सूखे पड़ने की स्थिति क्या होती है? जब किसी स्थान पे लगातार 1-2 सालों से बारिश नहीं हुई है और वहाँ की जो मिट्टी है कुछ इस प्रकार से हो जाती है। ये जो खेत हैं, खेतों में आपको कुछ इस प्रकार से जो बीच में आपको ये क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसी जो स्थिति होती है इसे हम क्या कहते हैं? सूखा पड़ना कहते हैं, सूखे की स्थिति कहते हैं। वहीं डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ अ डेजर्ट बाय अ इरोजन ऑफ अ वेजिटेशन ड्यू टू अ हार्श वेदर इज कॉल्ड अ डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? कि एक उपजाऊ जमीन जो है उसमें धीरे धीरे जो उपज है वो होना बंद हो जाती है, और एट लास्ट एक ऐसी स्थिति आती है कि उसमें कोई भी जो वेजिटेशन है, कोई भी जो प्लांट्स है वो ग्रो नहीं होते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड इम्प्रॉपर इरिगेशन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्टिफिकेशन ऑफ अ टेरेन्स। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है? जो वनों की कटाई है, डिफॉरेस्टेशन है, और दूसरा इम्प्रॉपर इरिगेशन के टाइम टू टाइम सिंचाई अगर नहीं हो रही है, तो यही एक रीजन होता है जिससे कि यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हो जाता है, और इसी प्रोसेस को मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट। ठीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या रीजन होते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के क्या इम्पैक्ट हम पे पड़ते हैं, वो पॉजिटिव हैं, वो नेगेटिव हैं, वो क्या है? आप एक बार इन 3 चीज़ों के बारे में घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। अपने नोट्स को एक बार चेक कर लेंगे, आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आपको डाउट होता है तो आप अपने घरों में अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट लेक्चर में आप यहाँ पे अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।